वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 22 जुलाई 2021 और 22 जुलाई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो तमाम परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है। अगर आप घर बैठे बिहार में आयोजित होने वाले इन सभी परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक जितने भी करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। आप वहां पर जाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कह सकते हैं इन सभी परीक्षाओं में 12 से 15 माह के करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये मतलब कि श्रृंखला जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकता है। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून ये पिछले 6 माह के करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर इसका पीडीएफ फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। और जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, यह प्रश्न था कि हाल ही में बहुप्रतीक्षित इंडो नेपाल मैत्री ट्रेन का जयनगर से किसके बीच सफल ट्रायल किया गया है, सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुर्था। जयनगर जो कि मधुबनी जिला में पड़ता है, तो यहाँ से कुर्था नेपाल के बीच सफल स्पीड ट्रायल किया गया है। तो यहाँ से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी थे जो कि मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों ने इसका सही उत्तर किया है और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है। तो जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है उसे आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में जरूर लिखा कीजिए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा यहाँ पे है जुलाई माह से संबंधित प्रमुख दिवस व तिथि वाला सेक्शन। तो आज मैं इसे यहाँ पर स्किप कर रहा हूँ, सीधे चलते हैं 22 जुलाई पे, क्योंकि आज है 22 जुलाई। तो आज कौन सा दिवस मनाया जाता है उसे देख लेते हैं। तो आज है 22 जुलाई और आज है राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस, क्योंकि आज ही के दिन यानी कि 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगा का अंगीकार किया गया था, यानी कि स्वीकारा गया था। तो इसी के फलस्वरूप प्रत्येक वर्ष 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा अंगीकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सीरीज के तहत, ये जो मतलब करंट अफेयर्स के सीरीज के तहत ये सेक्शन को डाला गया है, प्रमुख दिवस व तिथि तथा थीम वाला सेक्शन। यहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। ये मैं यहाँ पर आपको रोज बताता हूँ, आज यहाँ पे मैंने इसे छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको कल फिर बताऊंगा। तो ये जब चीज बार बार आप देखेंगे तो ये आपको याद होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको ले चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और वीडियो के अंत में जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। चलिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए कब सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है, कब से सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 जुलाई 2021 को सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है। अब यहाँ पर इसके हम जानते हैं कि हाल ही में 20 जुलाई 2021 को बिहार विधान परिषद के सदस्यों के लिए सुविधा केंद्र की शुरुआत की गई है और इसका उद्घाटन कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख रहे हैं। यहाँ पर आगे लिखा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस वर्ष बिहार विधानमंडल का सत्र 26 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी और 30 जुलाई 2021 को सत्र का समापन होगा। इसके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। इस साल का जो मतलब कि विधानमंडल का जो सत्र स्टार्ट हो रहा है ये 26 जुलाई से स्टार्ट होकर के 30 जुलाई को खत्म होगा, ठीक है। ये सारी जानकारी यहां से आप याद रखेंगे। अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में 24 जुलाई 2021 को राजधानी पटना से कितने सीएनजी बसों का परिचालन शुरू किया जाएगा। इस तरह के प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। राजधानी पटना में 24 जुलाई 2021 को मतलब कितने सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होगा या फिर इसका उद्घाटन होगा। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होगा, इसका उद्घाटन किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 24 जुलाई से राजधानी पटना से परिवहन विभाग द्वारा खरीदे गए 50 सीएनजी बसों का परिचालन शुरू होगा, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया जाएगा। ये सभी जो बसें होंगी इसमें सीसीटीवी कैमरा, वाटर कूलर, स्पीड गवर्नर। देखिए स्पीड गवर्नर मतलब किसी भी वाहन में स्पीड गवर्नर वो होता है जो कि मतलब कि वाहन की गति को कंट्रोल में रखता है, उसी को ही स्पीड गवर्नर कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और इसके अतिरिक्त जीपीएस डिवाइस और फायर सेफ्टी तकनीक से लैस होगी। जो भी जितने भी बसें होंगी, 50 बसें जो सीएनजी बसें होंगी, ये सारी तकनीक से लैस होगी। अब यहाँ पर आगे लिखा गया, इन बसों का न्यूनतम किराया 5 रुपये और अधिकतम किराया 45 रुपये होगा, यानी कि शहर के अंदर, यानी कि पटना के लिए यहाँ कहा जा रहा है, पटना के अंतर्गत कहीं भी जाने के लिए किराया 5 रुपये, मतलब मिनिमम 5 और अधिकतम जो मैक्सिमम होगा वो 45 रुपये होगा। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया कि वर्तमान में पटना में 8 सीएनजी फिलिंग स्टेशन है, यानी कि सीएनजी फ्यूल जो मतलब भरा जाएगा उसके लिए 8 स्टेशन अभी वर्तमान में पटना में है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट लिखा गया है, इससे पहले परिवहन विभाग ने पटना से मार्च में 12 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया था। अगर आपने हमारे वीडियो को रेगुलर वॉच किया तो यहाँ पर मैंने आपको ये बात बताया था।
चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चर्चा हुई है पटना जिला के बारे में। तो पटना जिला के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आप इस मैप पर, बिहार वाले मैप में, ये पटना जिला की स्थिति को देख के समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपसे बीपीएससी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बीपीएससी ही नहीं बल्कि बिहार में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होती है सभी की दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे ज्यादा जो कॉमन प्रश्न है जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाएगा कि पटना के जो मतलब पटना जिला की जो सीमा है ये कितने जिलों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। तो कुल 9 जिले ऐसे हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर ये 9 जिले कौन कौन से हैं उन्हें यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं नालंदा से। तो नालंदा हमारा 1 हो गया, और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे लखीसराय 2, बेगूसराय 3, समस्तीपुर 4, वैशाली 5, सारण छपरा 6, भोजपुर 7, अरवल 8 और जहानाबाद 9। ये कुल मिला के 9 जिले ऐसे हैं जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अब यहाँ पर तथ्यात्मक प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे वो इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं बीपीएससी जैसे परीक्षाओं में खास करके, कि इनमें से कौन ऐसा जिला है जो कि पटना के साथ अपनी सीमा को साझा करता है या फिर साझा नहीं करता है। तो यहाँ पर आपका अगर ये 9 जिलों का नाम आपको याद रहता है तो आप कह सकते हैं कि 1 नंबर आपके हाथ में है। ठीक है, तो ये 9 जिलों का नाम आप यहाँ से याद रखिए। अब देखिए यहाँ पर चर्चा हुई है पटना जिला की। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि बिहार में 9 प्रमंडल है, जिसमें से कि पटना भी एक प्रमंडल है। ठीक है, तो पटना प्रमंडल के बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पटना एक तो जिला है ही, साथ ही ये पटना प्रमंडल भी है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पटना एक प्रमंडल है और इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है ये पटना में ही है। अब इसके अंतर्गत 6 जिले आते हैं। वो कौन कौन से जिले यहाँ पर हम लोग मैप पर देख के समझेंगे। तो इसे सबसे पहले हम लोग इरेज यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे मैंने यहाँ पे इरेज कर दिया है। आप यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पटना जिला की जो स्थिति है ये यहाँ पर है। तो पटना भी एक जिला है, तो यहाँ पर हम काउंट करते हैं कि पटना 1 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 जिले के तहत पटना हमारा 1 हो गया, और उसका दूसरा जो है ये है भोजपुर। जब आप मैप पर नजर डालेंगे तो ये हमारा यहाँ पर दिख रहा है भोजपुर दूसरा जिला, और तीसरा जिला जो है बक्सर। यहाँ पर आप देख रहे हैं तीसरा जिला है बक्सर। तो यहाँ से पटना से देखेंगे ये है तीसरा जिला बक्सर। उसके बाद देखिए चौथा जिला है कैमूर या फिर भभुआ। तो आप यहाँ पर देखिए मैप में इधर जाइए, कैमूर या फिर भभुआ यहाँ पर ये चौथा जिला है इस प्रमंडल के अंतर्गत यानी पटना प्रमंडल के तहत। और उसके बाद अगला जो कि 5वां जिला ये है रोहतास। अब रोहतास देखिए कहाँ पर है, तो मैप में रोहतास की स्थिति जो है यहाँ पर है, ये 5वां हो गया। और उसके बाद हमारा 6ठा जो है ये है नालंदा। अब यहाँ पर देखिए नालंदा इस तरफ है। ठीक है, तो कुल मिला के 6 जिले जो कि पटना प्रमंडल के तहत आता है, और पटना प्रमंडल का जो मुख्यालय है ये पटना ही है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक प्रश्न बन रहा है, आप यहाँ पर जो बक्सर जिला को देख रहे हैं ये बक्सर जिला है। अब यहाँ से बीपीएससी परीक्षा में एक प्रश्न पूछा गया है। अगर आपने प्रीवियस वर्षों का मतलब जो प्रीवियस बैंक जो क्वेश्चन बैंक होता है अगर आपने वो पढ़ा है तो यहाँ पर आपको एक चीज याद होगा कि यहाँ से एक प्रश्न कॉमन प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। प्रश्न ये है कि मतलब कि बिहार में गंगा नदी कहाँ से प्रवेश करती है। सबसे पहले आप तो ये याद रखिए कि बिहार में जो गंगा नदी प्रवेश करती है वो बक्सर से प्रवेश करती है, लेकिन आपसे प्रश्न घुमा के भी पूछा जा सकता है बक्सर में किस स्थान से। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बक्सर में एक स्थान है चौसा, और वहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। तो ये सारी चीजें यहां से आप याद रखिए। निसंदेह ये बिहार में आयोजित होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले आपको बकरीद की ढेर सारी शुभकामनाएं दे दूं। बकरीद के इस मौके पर इस चैनल के माध्यम से एक ऑफर लाया गया है जो यहाँ पर आप इस तरफ देख के समझ रहे होंगे। ये जो कोर्स का जो मतलब कि फी है ये घटाकर कर दिया गया है 299 रुपये। ये तमाम कोर्स के तहत जो भी मटेरियल आपको प्रोवाइड किए जाते हैं पीडीएफ फॉर्मेट में, खास करके टेस्ट सीरीज हो गया, मंथली और डेली करंट अफेयर्स हो गया, और उसके अलावा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कंप्लीट बिहार जीके और भी बहुत सारे यहाँ पर पीडीएफ आपको इस पेड ग्रुप के तहत प्रोवाइड किया जाता है, जो कि 22 जुलाई यानी कि आज रात 12 बजे तक ये वैलिड है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो अभी आपको केवल और केवल 299 रुपया ही पेमेंट करना होगा। ये 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ होगा। आप यहाँ पर ये व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करें, उसके बाद यहाँ पर कोर्स की डिटेल आपके व्हाट्सअप पे तुरंत चले जाएगी। ये सारी प्रक्रिया ऑटोमेटिक है। उसके बाद आप निर्धारित करेंगे कि आपको इसे ज्वाइन करना या फिर नहीं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो लोग चाह रहे थे कि सर फी को कम किया जाए, तो आप लोगों के लिए इसे कम किया गया आप लोगों के डिमांड पे। तो आप लोग इसे जल्दी से ज्वाइन कीजिए, बाद में फिर ये ऑफर खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग रिक्वेस्ट कीजिएगा तो फिर वहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये निर्धारित होता है। ये मतलब जो फिक्स होता है वही आपको पेमेंट करना होता है। तो अभी ये मतलब ऑफर है तो इसका लाभ आप लोग जरूर उठाइए। चलिए अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और
देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न होगा तीसरा प्रश्न, परिवहन विभाग ने कब से पटना में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि ये प्रश्न जो है ये पुराना प्रश्न है, हालांकि इसी वर्ष 2021 का ही प्रश्न है, लेकिन ये जनवरी माह का है। यहाँ पर मुझसे मतलब ये प्रश्न छूट गया था, तो न्यूज़पेपर को मैं मतलब देख रहा था, तो यहाँ पे मतलब ये प्रश्न मुझे देखने को मिला और मुझे लगा कि नहीं ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसे पुनः ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हालांकि ये जनवरी 2021 का है। तो यहाँ पर यह प्रश्न जो पूछा जा रहा है कि परिवहन विभाग ने कब से पटना में डीजल ऑटो के परिचालन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये होगा 1 अक्टूबर 2021 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि परिवहन विभाग ने 12 जनवरी 2021 को एक आदेश जारी कर 1 अक्टूबर 2021 से पटना में डीजल ऑटो चलाने पर रोक लगा दी है। और पहले यह रोक 31 जनवरी से ही लगनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन के कारण इसे आगे बढ़ाया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे कहा गया अर्थात 30 सितंबर 2021 तक ही डीजल ऑटो का परिचालन होगा, यानी कि 1 अक्टूबर से इसका परिचालन पूरी तरह से बंद हो जाएगा बिहार में। ठीक है, तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद रखना है, बिहार के पटना में। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब उस बाद यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि कौन सा फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस निर्देशक की ए नाइट ऑफ द नोइंग नथिंग ने सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री पुरस्कार जीता है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा पायल कपाड़िया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में 74वें कांस्य फिल्म समारोह में निर्देशक पायल कपाड़िया की ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री के लिए गोल्डन आई पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस पुरस्कार का नाम आपको यहाँ से याद रखना है, यह पुरस्कार का नाम है गोल्डन आई पुरस्कार। अभी हाल ही में मतलब कि पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग मतलब कि डॉक्यूमेंट्री को मतलब सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया कि फिल्म समारोह में विभिन्न वर्गों के 28 डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाए गए, जिसमें से पायल कपाड़िया द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री फिल्म को प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया। 28 फिल्मों की मतलब 28 डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया पायल कपाड़िया की इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि इसमें लियोस कराक्स को एनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जिसे मैंने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को यहाँ पर ऐड किया है। आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लिखा गया है इसमें लियोस कराक्स को एनेट के लिए सर्वश्रेष्ठ, एनेट जो उसकी फिल्म है तो इसके लिए मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया गया। और वहीं पे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार दिया गया ये कालेब लैंड्री को निट्रम के लिए दिया गया, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार रिनेट रेनस्वे को दिया गया। रिनेट रेनस्वे को एक सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब दिया गया। और यहाँ पे अगला और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि और फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जूलिया डुकोर्नू को उनकी फिल्म टाइटन के लिए पाम डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार का नाम है पाम डी ओर। यह पुरस्कार अभी दिया गया फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक जूलिया डुकोर्नू को। तो अभी हाल ही में 74वें कांस्य फिल्म समारोह का आयोजन हुआ था, तो इसमें भारत की जो पायल कपाड़िया इनके द्वारा निर्देशित फिल्म ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। ठीक है, ये सारे कुछ इन्फॉर्मेशन थे जो कि आपसे एग्जाम में पूछ जाएंगे। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य में बालिका पंचायत की अनूठी पहल शुरू की गई है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात में बालिका पंचायत नामक एक अनूठी पहल शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं हाल ही में गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत कुनारिया गांव में बालिका पंचायत की एक अनूठी पहल शुरू की गई, जो कि हाल ही में बालिका पंचायत का पहला चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। ये आपको याद रखना है कि गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत कुनारिया गांव में ये मतलब कि ये बालिका पंचायत की अनूठी पहल की शुरुआत की गई। यहाँ पर आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आगे लिखा गया कि इस बाल पंचायत के लिए 10 से 21 वर्ष की लड़कियों ने चुनाव लड़ा था और इसका उद्देश्य ग्राम पंचायत में किशोरियों और महिलाओं को सशक्त बनाना और महिलाओं द्वारा महिलाओं के मुद्दों का समाधान करना। जो भी महिलाओं के मुद्दे होंगे उसका समाधान करना और महिलाओं को समाज में सशक्त बनाना, इसी का मतलब ये उद्देश्य है। इस मतलब महिला पंचायत का ये उद्देश्य है, जिसकी जो शुरुआत अभी भारत में जो हुई है गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत कुनारिया गांव में हुई है। चलिए अब यहाँ पर चर्चा हुई गुजरात के बारे में, तो गुजरात के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर मैंने अपडेट किया है, वो सारी चीजों को यहाँ पर देख लेते हैं। ये मैप में गुजरात की स्थिति है और गुजरात जो राज्य जो है भारत का, ये भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक राज्य है। गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है और इसकी जो सीमा है ये उत्तरी पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगी हुई है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। और आप सभी जानते हैं गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसका जो सबसे बड़ा शहर है गुजरात का ये है अहमदाबाद। और गुजरात में 33 जिले हैं और गुजरात की राज्यभाषा है गुजराती। और गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 को और
गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और गुजरात के जो पहले मुख्यमंत्री थे ये डॉक्टर जीवराज नारायण मेहता थे, और पहले जो राज्यपाल थे ये श्री मेहदी नवाज जंग थे। अब यहाँ पर आगे लिखा गया है कि गुजरात में विधानसभा की 182 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 26 सीटें हैं। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब गुजरात का जो राजकीय पशु है ये है एशियाई शेर, राज्य के जो फूल है ये है गलगोटा, राज्य का पेड़ है यानी कि राज्य का वृक्ष जो है ये आम है, और राज्य का पक्षी जो है ये हंसावर है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप गुजरात से संबंधित याद रखिए। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा गया है, मतलब कि इस पीडीएफ के बारे में। ये पीडीएफ अभी हाल ही में रिसेंटली इस चैनल के माध्यम से लॉन्च किया गया है, जिसमें विगत 28 वर्षों से बिहार में आयोजित होने वाले परीक्षाओं के प्रश्नों को शामिल किया गया। ये आपके प्री एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, क्योंकि ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में है, और इसमें विगत 28 वर्षों से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उसमें टॉप प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ये आपकी आने वाले समय में परीक्षा जो आयोजित होने वाली है उसके मतलब कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको मदद करेगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये समझ आएगा कि प्रीवियस वर्षों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, हाल ही में किन देशों को आईसीसी ने एसोसिएट देशों के तौर पर संस्था में शामिल किया है? किन देशों को आईसीसी ने एसोसिएट देशों के तौर पर संस्था में शामिल किया है? तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक देश को आईसीसी के द्वारा एसोसिएट देशों के तौर पर संस्था में शामिल किया गया है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से देश हैं, तो कुल मिलाकर 3 देश हैं, जो कि मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान, ये 3 देशों को इसमें शामिल किया गया है। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी की 78वीं वार्षिक बैठक में मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान को नए मतलब कि एसोसिएट सदस्य के तौर पर शामिल किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और मंगोलिया और ताजिकिस्तान को एशिया क्षेत्र के 22वें और 23वें सदस्य के रूप में, जबकि स्विट्जरलैंड को यूरोप के 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। यहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अगर एशिया क्षेत्र की बात किया जाए तो एशिया क्षेत्र में मंगोलिया और ताजिकिस्तान को 22वें और 23वें स्थान पर मतलब कि इसका सदस्य के रूप में नामित किया गया। और वहीं पे अगर हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड को जिसमें शामिल किया गया है ये यूरोप का 35वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो ये सारे फैक्ट यहाँ से आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे अगला पॉइंट पे लिखा गया है, इन तीनों देशों के शामिल होने के बाद अब आईसीसी के सदस्य देशों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है, जिसमें से एसोसिएट देशों की संख्या 94 है। यानी कि एसोसिएट देश अभी वर्तमान में मतलब आईसीसी के तहत 94 एसोसिएट देश हैं। अब यहाँ पे चर्चा हुई आईसीसी की, तो आईसीसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर मैंने ऐड किया है, उसे यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आईसीसी का फुल फॉर्म। ये आप याद रखेंगे, आईसीसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और इसका जो सिद्धांत यानी कि मोटो है ये है अच्छाई के लिए क्रिकेट। और आईसीसी की स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था, और इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। और इसके सदस्य देश हैं 106, आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। अभी वर्तमान में इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। और आईसीसी के सीईओ अभी हाल ही में चेंज हुआ, ये है जोफ एलाडिस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के हैं। इससे पहले जो आईसीसी के सीईओ थे ये थे मनु साहनी, जो कि भारत के थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आईसीसी से संबंधित आपको याद रखनी है। और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है? इस वृक्ष का नाम है अगर। तो अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल की शुरुआत की गई अभी हाल ही में त्रिपुरा सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है इस प्रश्न के बारे में कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव ने हाल ही में अगर वृक्षों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक पहल शुरू की है, और इस पहल के तहत अगले 3 वर्षों में 2000 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी हाल ही में बहुत ही ज्यादा चर्चे में है, तो ये आपको याद रखना है। इसके तहत जो इसका लक्ष्य निर्धारित किया गया, अगले 3 वर्षों में 2000 मतलब करोड़ रुपए का कारोबार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट पे लिखा गया, अगर एक प्रकार का सदाबहार पेड़ है और इसका जो वैज्ञानिक नाम है ये एक्विलारिया मेलाकेंसिस है। ये इसका वैज्ञानिक नाम आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चर्चे में है, तो इसका वैज्ञानिक नाम आपको याद रखना है। एक्विलारिया मेलाकेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है, जो कि यह मूल रूप से एशिया महाद्वीप का वृक्ष है, जो कि त्रिपुरा के राजकीय वृक्ष भी है। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और त्रिपुरा के जो राजकीय वृक्ष है ये है मतलब कि अगर वृक्ष। तो ये जानकारी यहाँ से आप याद रखें। आप यहाँ पर अगर आप इस इमेज में देखकर समझ पा रहे होंगे, यही है अगर वृक्ष। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वर स्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स जीता है?
तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज टीम के मतलब ड्राइवर हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बारे में जानते हैं कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के 7 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 8वीं बार सिल्वरस्टोन में फार्मूला 1 ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स का खिताब अपने नाम किया है, और यह लुइस हैमिल्टन के कैरियर का 99वां जीत था। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है लुइस हैमिल्टन, जो कि मर्सिडीज टीम के ड्राइवर हैं। अब यहाँ पे ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स के बारे में लिखा गया है, यह एक मोटर रेस है जो कि यूनाइटेड किंगडम में आयोजित की जाती है, और इसका जो आयोजन होता है ये रॉयल ऑटोमोबाइल क्लब द्वारा किया जाता है। और यहाँ पे आगे लिखा गया है यह पहली बार वर्ष 1926 में आयोजित किया गया था, जो कि 1948 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। यहाँ से आपको याद रखना है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स जो मतलब कि एक मोटर रेस है, इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 1926 में हुई थी। अब ये हाल ही में मतलब इसका जो मतलब कि 8वीं बार जो मतलब सिल्वरस्टोन में जो आयोजित हुआ, ये जो अवार्ड जीता ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीता गया। दोस्तों इस तरह के वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस वीडियो का टारगेट मैं आपको दे रहा हूं 750 लाइक का। अगर आपको वीडियो से सचमुच का हेल्प मिला हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए। ये आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे नहीं पता कि आप लोग कैसे लाइक करेंगे, बस मुझे 750 लाइक चाहिए तो चाहिए, ठीक है। आप लोग 750 लाइक इसको मतलब इस टारगेट को पूरा कीजिए। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, किसके द्वारा हाल ही में फास्टर नामक एक नई योजना लॉन्च की गई है। फास्टर नामक एक नई योजना अभी हाल ही में एनवी रमन के द्वारा लॉन्च की गई। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप समझ चुके होंगे एनवी रमन अभी कौन है वर्तमान में। अब यहाँ पर मैं आपको इस बारे में बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन, जो कि 48वें मुख्य न्यायाधीश है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, जो कि जिनका नाम है एनवी रमन। अब यहाँ पे आगे लिखा गया है इनके द्वारा हाल ही में फास्टर यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नामक एक नई योजना लॉन्च की गई है, और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट तुरंत जेल अधिकारियों या फिर जिला अदालतों और उच्च न्यायालयों को जमानत और अन्य आदेश प्रेषित करेगा, ठीक है। और यह एक डिजिटल और सुरक्षित माध्यम है तथा इसमें समय की भी बचत होगी। यानी कि कहने का सीधा तात्पर्य यह है, अभी जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन वर्क होता था, जैसे मान लीजिए किसी को जमानत मिलनी है तो जो इसका कागजात होता था वो पहुंचने में देरी होती थी, उसमें जमानत में भी लेट भी हो सकती थी। लेकिन जब ये लॉन्च हो जाएगा फास्टर नामक ये जो मतलब जो नई योजना लॉन्च की गई है, तो इसके तहत जो भी मतलब डॉक्यूमेंट होगा वो एक अदालत से दूसरे अदालत, एक जेल से दूसरे जेल, मतलब जहां भी मतलब होगा ये मतलब तुरंत डिजिटल फॉर्मेट में पहुंच जाएगा। तो इसी को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में एनवी रमन के द्वारा ये फास्टर नामक यानी कि फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब कि अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। तो ये आपको यहां से याद रखना है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसान मित्र ऊर्जा नामक योजना की शुरुआत की है। तो किसान मित्र ऊर्जा नामक जो मतलब योजना की शुरुआत की गई है ये राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में जानते हैं, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस योजना के माध्यम से किसानों को बिजली दरों पर प्रति माह 1000 रुपये और अधिकतम 12,000 रुपये प्रति वर्ष अनुदान मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को मतलब एक तरह से आर्थिक मजबूती प्रदान करना। किसानों का मतलब कह सकते हैं जिस प्रकार से आर्थिक स्थिति मतलब कमजोर होती है उसको मतलब कि सुदृढ़ करना ही इसका उद्देश्य है। और इसके तहत प्रति वर्ष मतलब प्रत्येक किसानों को प्रति माह 1000 रुपये या फिर अधिकतम 1 वर्षों में 12,000 रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना। यहाँ पर अगला पॉइंट में लिखा गया है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को, देखिए यहाँ पर मैंने बात आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर इस योजना का जो उद्देश्य है किसानों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना है। और इस योजना से सालाना 1450 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ राज्य सरकार पर बढ़ेगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अब यहाँ पे बढ़ते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है 11वां नंबर प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद यानी कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया। तो इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हरियाणा। अब यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने राज्य में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की गई, यानी कि 1 ब्लॉक 1 प्रोडक्ट योजना जो शुरुआत की गई है हरियाणा में शुरुआत किए जाने की घोषणा की गई है हरियाणा के मुख्यमंत्री के द्वारा। अब यहाँ पे आगे लिखा गया इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योगों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना ही इसका उद्देश्य है। और इस योजना के तहत राज्य सरकार राज्य के हर ब्लॉक को किसी न किसी औद्योगिक दृष्टि से जोड़ने की योजना बना रही है, यानी कि प्रत्येक ब्लॉक में किसी न किसी मतलब कह सकते हैं प्रोडक्ट को मतलब उस मतलब ब्लॉक में मतलब उसको मतलब बढ़ाया जाएगा, उसके क्षेत्र को उसके मतलब कि कारोबार को बढ़ाया जाएगा। और उसके लिए मतलब कि सरकार इस पर काम भी कर रही है, ये मतलब इसका उद्देश्य है। और यहाँ पे आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखा गया कि इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना लागू करने की घोषणा किया था, जिसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं। अगर आपने हमारे रेगुलर वीडियो को वॉच किया है तो आपको ये सारी जानकारी यहां से आपको याद होगा।
और फिर यहाँ पे हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न है, किस भारतीय संगठन ने यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। अर्थात यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 किस संगठन ने जीता है। तो देखिए ये दो संगठन है जो कि मतलब यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज जीता है। वो संगठन यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ई यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ये जो मतलब दो संगठन है, ये स्नेहकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंचगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों संगठनों ने इस प्राइज को जीता है। अब यहाँ पर इस बारे में बता दूं कि हाल ही में दो भारतीय संगठन स्नेहकुंजा ट्रस्ट और अधिमलाई पंचगुडिनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ने यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज 2021 जीता है। और यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज की जो शुरुआत हुई थी ये 2002 में किया गया था। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का जो प्रश्न है वो कि हाल ही में बिहार सरकार ने हिंदी सेवी सम्मान एवं पुरस्कार से अलंकृत कितने विभूतियों के नामों की घोषणा किया है। अब यहाँ पर मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको कल वाले वीडियो में दिया। अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मैंने आपको दिया था। इसका आंसर क्या होगा कृपया कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। आप चाहें तो यहाँ पर इस बारे में डिटेल में भी लिख सकते हैं वो कौन कौन लोग हैं और उन्हें कौन कौन से प्राइज मतलब कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसका आंसर आप लिख सकते हैं। और रही पेड ग्रुप की बात, तो पेड ग्रुप को जो लोग ज्वाइन करने इच्छुक हैं, अभी जो मतलब ऑफर चल रहा है, ऑफर का लाभ उठाइए। केवल और केवल आप यहाँ पर 299 रुपये में से मतलब इसके ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आपको इस व्हाट्सअप नंबर पे pre21 लिख के मैसेज करना है, बल्कि कॉल नहीं करना है। कॉल नहीं करना, मैसेज करना। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।